बुक निर्वाणा में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और थोड़ी विवादास्पद किताब शक्ति के 48 नियम से 7वें नियम की जरा चीर-फाड़ करेंगे। नियम है, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। हाँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब चालाकी भरा। हाँ, लगता तो है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सीधा है। क्या है वो? कि भाई अपने लक्ष्य साधने के लिए दूसरों के ज्ञान, उनके हुनर, उनकी मेहनत का इस्तेमाल करो। अच्छा। इससे आपका अपना कीमती समय और जो ऊर्जा है वो बचती है। हाँ। और आप ज्यादा कुशल और तेज नजर आते हैं। कमाल की बात यह है कि लोग अक्सर आपके साहित्यों को भूल जाते हैं और याद आपको रखते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो नियम का निचोड़ बेसिकली यही है, जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं वो खुद करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना। तो आज हम इसी नियम को कुछ दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए परते खोलते हैं इसकी। सबसे क्लासिक उदाहरण तो शायद निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन का ही है। बिल्कुल। टेस्ला वो ब्रिलियंट सर्बियाई आविष्कारक थे। एडिसन के लिए काम करने अमेरिका आए थे। और टेस्ला ने क्या किया? एडिसन के पुराने पड़ चुके डायनेमो को बेहतर बनाने का मुश्किल काम सिर्फ 1 साल में। हाँ, और एडिसन ने वादा भी किया था $50,000 का। उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जब टेस्ला पैसे लेने गए तो एडिसन ने क्या कहा? मजाक कर दिया। बोले, टेस्ला, तुम हमारे अमेरिकी मजाक को नहीं समझते। अरे बाप रे! और इनाम की जगह क्या दिया? बस थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दी। मतलब आप सोचिए। कमाल है। और ये तो बस शुरुआत थी। एडिसन ने न सिर्फ टेस्ला के एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम की शोध का विरोध किया। वही सिस्टम जो आज हमारे घरों में बिजली लाता है। हाँ, बिल्कुल वही। उसका विरोध किया, उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। ओह! टेस्ला ने बाद में वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर एसी सिस्टम बनाया, जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। पर ज्यादातर क्रेडिट किसको मिला? वेस्टिंगहाउस को। वेस्टिंगहाउस को। और रेडियो का आविष्कार, उसका श्रेय भी मार्कोनी ले गए, जबकि उन्होंने टेस्ला के पेटेंट का इस्तेमाल किया था। मतलब टेस्ला इतने प्रतिभाशाली थे, पर श्रेय लेने की कला में कच्चे रह गए। बिल्कुल। और नतीजा, गुमनामी और गरीबी में ही उनकी मृत्यु हुई। तो एडिसन टेस्ला की कहानी से असली सबक क्या है? एडिसन महान आविष्कारक से ज्यादा एक चतुर व्यापारी और प्रमोटर थे। हाँ, सही पकड़ा आपने। वो हुनर पहचानते थे, उसे काम पर लगाते थे और जरूरत पड़ने पर दूसरों के आइडिया को अपना बताने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ये टैलेंट से ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल था। परसेप्शन मैनेजमेंट। तो नियम यही सिखाता है। पहली बात, आविष्कार जितना जरूरी है, उसका श्रेय लेना, उसे सुरक्षित रखना, वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए दूसरों के काम का लाभ उठाना सीखें। और हाँ, सतर्क रहें कि कोई गिद्ध आपके काम पर नजर तो नहीं गड़ाए बैठा। गिद्ध। किताब भी तो यही कहती है कि सत्ता की दुनिया एक जंगल की तरह है। कुछ शिकार करते हैं और कुछ गिद्ध की तरह दूसरों के शिकार पर जीते हैं। थोड़ा डरावना है ये तो। है ना? इस तरह की रणनीतियां सोचने पर मजबूर करती हैं। और अगर आपको शक्ति और रणनीति की ऐसी ही गहराइयों में उतरना पसंद है तो बुक निर्वाणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। खैर, इस नियम को समझने के लिए एक और पहलू देखते हैं। वास्को नूनेज डी बाल्बोआ का उदाहरण। हाँ, उन्होंने प्रशांत महासागर खोजा था और पेरू में इंका साम्राज्य का पता लगाया था। सही। लेकिन वो अपनी खोजों को सीक्रेट नहीं रख पाए। और फिर क्या हुआ? उनके ही एक साथी फ्रांसिस्को पिज़ारो, जो काफी महत्वाकांक्षी था, उसने न सिर्फ बाल्बोआ को रास्ते से हटाया, मतलब मरवा दिया। हाँ, और फिर इनका साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। वो सारा श्रेय और दौलत हथिया ली, जिसके लिए बाल्बोआ ने सालों मेहनत की थी। बाप रे! मतलब अपनी मेहनत पर ताला लगाना भी जरूरी है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ एक एकदम अलग उदाहरण देखिए। मशहूर पेंटर पीटर पॉल रूबेंस। अच्छा, उनका क्या? उनके स्टूडियो में दर्जनों सहायक चित्रकार काम करते थे। कोई कपड़े बनाता, कोई बैकग्राउंड तैयार करता। ओके। लेकिन जब कोई क्लाइंट आता तो रूबेंस चालाकी से उन सबको हटा देते थे। अच्छा, क्यों? ताकि वो अकेले ही कमाल की तेजी से पेंटिंग पूरी करते हुए दिखें। ग्राहकों को लगता था कि ये एक अकेला आदमी इतनी जल्दी इतने शानदार मास्टरपीस कैसे बना लेता है। अरे वाह! मतलब पर्दे के पीछे पूरी टीम और सामने बस एक जीनियस। क्या कमाल की रणनीति है। यही तो। दूसरों से काम करवाकर श्रेय लेना आपको रहस्यमयी और ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है। इसका एक और रूप है अतीत के ज्ञान का उपयोग करना। जैसे न्यूटन ने कहा था, मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होकर ही दूर तक देख पाया। हाँ, ये तो सुना है। शेक्सपियर ने भी तो प्लूटार्की कहानियों से कितना कुछ लिया था। और आज के नेता कौन अपने भाषण खुद लिखता है? बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमेशा
हर हाल में दूसरों का श्रेय लेना ही सही है? कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, टीम का भरोसा, वो सब। बहुत जरूरी सवाल है ये, और जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। इस नियम का एक उल्टा पहलू भी है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। कैसे? अगर आपकी अपनी पोजीशन, आपकी शक्ति स्थिर नहीं है या आपके ऊपर कोई बॉस है, तो खुलेआम श्रेय लेना आपको धोखेबाज या टीम को इग्नोर करने वाला दिखा सकता है। गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, कोई उदाहरण? हेनरी किसिंजर का उदाहरण लीजिए। जब वो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्होंने चीन के साथ वो ऐतिहासिक बातचीत की। हाँ हाँ। तो शुरू में जो सफलता मिली, उसका क्रेडिट उन्होंने प्रेसिडेंट निक्सन को लेने दिया। वो जानते थे कि दुनिया को बाद में उनकी भूमिका पता चली जाएगी। ओह, तो ये भी एक चाल थी, बड़े चतुराई से काम लिया। हाँ, उन्होंने शक्ति के समीकरण को समझा। अपने से नीचे वालों के काम का क्रेडिट लिया, लेकिन अपने बड़े काम का क्रेडिट अपने बॉस को दिया। ये बैलेंस साधना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर नियम 7 कहता है कि दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना और श्रेय लेना शक्ति बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। आपको ज्यादा कुशल दिखाता है, आपकी ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि कब क्रेडिट शेयर करना है, कब दूसरों को देना है और कब लेना है, ये समझना भी जरूरी है। सही समय पर सही कदम उठाना ही असली शक्ति है, खासकर जब आपकी अपनी स्थिति नाजुक हो या आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कामयाब होने के लिए ये नियम, मतलब नियम 7 जरूरी है, या फिर नैतिकता और टीम वर्क का पलड़ा भारी होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, सोचने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे बुक निर्वाणा में, एक नए नियम और नई दिलचस्प कहानियों के साथ।